गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग देखते हैं आज की क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन से रिलेटेड एक कंसेप्ट है डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न के कंसेप्ट को भी हम एक्सप्लोर करेंगे, डिफ्यूज़न के कंसेप्ट को भी हम देखेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल आप लोग को मैंने पहले बताया है, सेल का फिगर भी दिखाया है। तो सेल का जो आउटर मोस्ट कवर होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये करता क्या है? दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर ये सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करने वाला ये लेयर है। ओके, तो फंक्शन हम लोग देखते हैं। पहले पिक्चर में आप देख लो, यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हो कि ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो बाहर का लेयर है, इस आउटर मोस्ट लेयर को ही हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन्स का और लिपिड्स का हुआ होता है। ठीक है, इसके फंक्शन को देखते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है कि कुछ मटेरियल्स को जो रिक्वायर्ड होते हैं सेल के लिए, सेल के फंक्शन करने के लिए, सेल में चूंकि बहुत सारा बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहता है ना, तो उसके लिए कुछ मटेरियल्स का, कुछ मॉलिक्यूल्स का अंदर जाना जरूरी होता है और कुछ मॉलिक्यूल्स वैसे प्रोड्यूस होते हैं सेल के अंदर में जो उन बायोकेमिकल रिएक्शंस का वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो उन्हें सेल के बाहर जाने की ज़रूरत होती है। तो इस लेयर को, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेयर को पार करके ही ये एंट्री या एग्जिट होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the shell. ओके, तो ये कैसे मटेरियल्स को परमिट करता है? आप समझने के लिए समझो कि जब फूड का डाइजेशन होता है तो जो फाइनली डाइजेस्टेड फूड है, चाहे वो ग्लूकोज हो या फिर वो एमिनो एसिड्स हों, ठीक है, ये सारे चीज़ जो हैं वो सेल के अंदर में पहुंचने हैं क्योंकि वहीं पर उनका फंक्शन है। चाहे फूड से एनर्जी लिबरेट होना या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होना, ये सारे फंक्शन हमारे सेल के अंदर होते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर पहुंचना होता है। अब रेस्पिरेशन में जो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं वो भी फाइनली सेल के अंदर ही होते हैं जहां उसे फूड पर एक्शन करना होता है। वाटर की भी सेल के अंदर में ज़रूरत है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को भी सेल के अंदर में जाना है। अब सेल के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि रेस्पिरेशन बनते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना है। तो ये सेल के अंदर और बाहर इन मॉलिक्यूल्स को का जाना इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अलाउ करता है। तो ये सभी को अलाउ नहीं करता, ये कुछ मॉलिक्यूल्स को परमिट करता है और कुछ को परमिट नहीं करता है। इसलिए इसे हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसे क्या कहेंगे बच्चों? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ये कैसे होता है? इन मॉलिक्यूल्स का सेल के साथ एक्सचेंज कैसे होता है? अब इनमें सबसे पहले तो हम देखेंगे गैसेस का एक्सचेंज, कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस हैं वो सेल के अंदर या बाहर कैसे जाते हैं। उसके लिए बच्चों एक प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूज़न। तो सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिफ्यूज़न होता क्या है। ठीक है, ये डिफ्यूज़न कौन सी चिड़िया का नाम है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो डिफ्यूज़न को यदि हम डिफाइन करना चाहें
So diffusion is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. तो किसी भी सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ बहने को या मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो ये दुनिया का रूल है, ये नेचर का रूल है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है। ऐसा है या नहीं? विंड कैसे फ्लो करता है आप बताओ? जहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से विंड किधर की तरफ मूव करेगा? जहाँ एयर प्रेशर हमारा कम है। ओके, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करेगा। हीट किधर मूव करता है? यदि दो चीज़ों को दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में लाया जाए तो हीट मूव करेगा, जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा हीट है उससे कम हीट ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगा। तो ये नेचर का रूल है। उसी तरह से आप इस डिफ्यूजन को समझने के लिए समझो कि अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती का गंध हमारे नाक तक पहुंचता है। अब अगरबत्ती जहां जल रहा है उस प्लेस पर अगरबत्ती के इंसेंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो किधर जाना चाहेगा? अपने आसपास के रीजन में फैलना चाहेगा जहां कंसंट्रेशन नहीं है या वहां पर अवेलेबल नहीं है इंसेंस, उस रीजन में जाना चाहेगा। तो इसे ही कहते हैं बच्चों डिफ्यूजन। तो आगे देखते हैं कि इस डिफ्यूजन का यहाँ पर क्या रोल है। तो इस डिफ्यूजन की मदद से ही यही तरीका है कि गैसियस एक्सचेंज होता है। इसी डिफ्यूजन के तरीके से गैसियस एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द सेल्स एज वेल सेल्स एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो दो सेल के बीच भी गैसियस एक्सचेंज हो सकता है या सेल और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हो सकता है। तो इस सारा प्रोसेस जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है बच्चों। ओके, अब एक यहां पर आ जाता है कि क्या वाटर भी डिफ्यूजन शो करता है? वाटर क्या वो भी डिफ्यूजन शो करता है? क्या वो भी हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जाता है? तो हाँ, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी का भी मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ। लेकिन इस मूवमेंट को, इस डिफ्यूजन के प्रोसेस को स्पेशल नाम देते हैं और उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है और ये डिफ्यूजन से किस रूप में डिफरेंट है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ डेफिनेशन को देखते हैं कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए बीच में, और उस मेम्ब्रेन के थ्रू यदि वाटर का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ, तो इस मूवमेंट को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। अब यहां पर देखते हैं कि ये इस फिगर में ये हमारा हाई कंसंट्रेशन रीजन है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा अमाउंट में हैं और इधर वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे कम हैं। तो हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, वो फ्लो करेंगे। और बीच में आप देख सकते हो कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रहना जरूरी है। ओके, यदि ये नहीं रहेगा तो हमारा ओस्मोसिस डिफाइंड नहीं होगा। ओके, तो ये सारा चीज़ है। अब यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है जहाँ पर दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर है, यहाँ और यहाँ। तो इस केस में ये बैलेंस्ड कंसंट्रेशन के केस में किसी भी तरफ नेट मूवमेंट नहीं होगा वाटर का, नेट मूवमेंट वाटर का नहीं होगा। नेट मूवमेंट का मतलब क्या है? देखिए, जब डिफ्यूजन होता है
या फिर ऑस्मोसिस होता है, तो दोनों डायरेक्शन में होता है एक्चुअल में दोनों डायरेक्शन में है, बट हमारा नेट वाटर का मूवमेंट किधर हो रहा है उसको देखना है। ओके, तो नेट वाटर का मूवमेंट, ज़्यादा वाटर का मूवमेंट जिधर होगा उसे उधर कहेंगे कि नेट वाटर का मूवमेंट है। और वो कहाँ किधर से किधर होता है, हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ। तो इस केस में चूंकि दोनों तरफ हमारा इक्वल है इसलिए बैलेंस्ड कंडीशन है, कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा। ओके, तो हमारा शेल में भी वाटर अंदर घुस जाता है। ओके, तो या अंदर से शेल से बाहर जा सकता है वाटर। अब बीच में हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन को पार करके जब वाटर जाता है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑस्मोसिस के डेफिनेशन पर ये पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। ऑस्मोसिस और कहाँ होता है बच्चों, कहाँ पर हम ऑस्मोसिस को देखते हैं? आप सोच कर रखें कि ऑस्मोसिस को और कहाँ पर आप पाते हो। तब तक मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं। इस फिगर में डिफ्यूजन दिखाया गया है एक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप इस फिगर को सिंपली आप देख लें। ओके, कि किस तरह से डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों, हमारा क्वेश्चन ये था कि डिफ्यूजन के और ये ऑस्मोसिस के और एग्जाम्पल दीजिए, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके और हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जहाँ फ्लो कर रहा हो उसका आपको एक एग्जाम्पल देना है सेल के अलावे। वो क्या है, तो प्लांट्स के रूट्स में भी यही चीज़ होता है बच्चों, ऑस्मोसिस ही होता है। वहाँ भी प्लांट्स के रूट्स में भी वाटर जो है वो सॉइल से रूट्स के जो फाइन हेयर्स हैं उनको पार करके प्लांट्स के रूट्स में वो एंटर करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो वहाँ भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन रीजन होता है। एक बात और ध्यान में रखना है कि ये जो ओस्मोसिस होता है वो उस ओस्मोसिस को डिटरमाइन करने वाला सिर्फ ये वाटर का कंसंट्रेशन नहीं होता है, बल्कि उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व्ड हैं उसका कंसंट्रेशन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि उसमें जो भी चीज़ें डिजॉल्व्ड हैं उसका कंसंट्रेशन क्या है। ओके, तो हम एक कह सकते हैं कि एक सोल्यूट और सॉल्वेंट वाला कंसेप्ट है। शायद मैंने इसका पिक्चर लगाया होगा। तो पिक्चर तो मैंने नहीं लगाया है स्लाइड्स में, मैं आपको समझाता हूँ कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट है। ओके, तो यदि हमारे पास सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन में मैं दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ, डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में। डिफ्यूजन में क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो दोनों का मूवमेंट होता है, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। ओके, सॉल्वेंट हमारा क्या है, सपोज कीजिए कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, तो उसमें सॉल्यूट क्या हो गया शुगर और सॉल्वेंट क्या हो गया वाटर। तो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से जब मूवमेंट होगा तो मूवमेंट किस चीज़ का होगा, वो शुगर के मॉलिक्यूल्स का नहीं होगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स का होगा। लेकिन यदि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होगा वो उसमें दोनों का मूवमेंट होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स का भी होगा और सॉल्वेंट पार्टिकल्स का भी होगा, वाटर का भी होगा और शुगर का भी होगा। तो पिक्चर आपको क्लियर हो रही है, दोनों प्रोसेस में डिफरेंसेस को आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, अब अगले देखते हैं टॉपिक को। What will happen if we put an animal cell
or a plant cell into a solution of sugar or salt in water। यदि एक एनिमल सेल को या फिर किसी प्लांट सेल को शुगर सॉल्यूशन में रख दिया जाए या सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया जाए, जो कि वाटर में सॉल्यूशन शुगर का बनाएंगे या सॉल्ट का बनाएंगे, और उसमें रख दिया जाए किसी सेल को, तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हो सकता है। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। ओके, तो मान लेते हैं कि ए हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है और इस शुगर सॉल्यूशन में हमने क्या रख दिया बच्चों, एक सेल को रख दिया, अंदर में एक हमने लिया एनिमल सेल, प्लांट सेल, और उसको रख दिया। तो क्या होगा, एक्चुअल प्रैक्टिस में हम एक सेल को सेपरेट करके तो रखेंगे नहीं, ठीक है। तो वो जो भी चीज़ रखेंगे उसमें बहुत सारे सेल होंगे, लेकिन सारे वही चीज़ शो करेंगे जो एक सेल की बात होगी। तो हम एक सेल पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यदि रख दिया जाए एक सेल को, तो यहाँ पर होगा क्या, उसको आपको इमेजिन करना है। ओके, तो यहाँ पर वाटर के मूवमेंट की बात हो रही है कि वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर होगा या अंदर से बाहर होगा, या फिर वाटर का मूवमेंट होगा ही नहीं। ओके, यानी वाटर का मूवमेंट सॉल्यूशन और सेल के बीच में किस तरह से होगा, उसको हमें समझने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो 1 बाय 1 देखते हैं इन तीनों पॉसिबिलिटीज को। तो पहले तरह के सॉल्यूशन की बात करेंगे जहां पर हमारा सेल के बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सेल के बाहर हमारा सेल के बाहर कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यदि सेल के बाहर वाला जो मीडियम है, जो सॉल्यूशन है, उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो बच्चों, तो उस वैसे सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे बताओ। यदि सॉल्यूशन में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स कि वाटर ज़्यादा है, तो उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलोगे कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलोगे। तो उस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट हमारा कम है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो इस केस में हमारा सेल के अंदर में वाटर का कंसंट्रेशन कम है और बाहर में कंसंट्रेशन वाटर का ज़्यादा है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में वाटर जो है वो मीडियम से सेल के अंदर में एंटर करेगा, यानी कि सेल जो है वो वाटर को बच्चों एब्जॉर्व करना शुरू कर देगा। चारों तरफ से सेल वाटर को एब्जॉर्व करना शुरू कर देगा। इस तरह के सॉल्यूशन को, इस तरह के डाइल्यूट सॉल्यूशन को, जिसमें बाहर जो मीडियम है, सॉल्यूशन है, उसमें वाटर कंसंट्रेशन हायर हो और सेल के इनसाइड में वाटर कंसंट्रेशन कम हो, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है बच्चों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इस केस में हमारे सेल ने वाटर को एब्जॉर्व कर लिया, तो वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण सेल स्वेल कर जाएगा, सेल फूल जाएगा, उसका साइज इंक्रीज करेगा। तो सारी बातें आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा केस है, सेकेंड केस है कि इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज लोअर कंसंट्रेशन, लोअर वाटर कंसंट्रेशन, या वाटर कंसंट्रेशन पढ़ेंगे देन सेल, तो क्या होगा। ये जो हमने यहाँ देखा, ये बाहर में पतला है, बाहर में कंसंट्रेशन वाटर का कम है और सेल के अंदर में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो सबसे पहले इस तरह के सॉल्यूशन को आप कैसा सॉल्यूशन बोलोगे, डाइल्यूट बोलोगे कि कंसंट्रेटेड। क्योंकि बाहर में हमारा वाटर का कंसंट्रेशन क्या है बच्चों,
कम है, लोअर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो ये हमारा कंसंट्रेट वाटर कंसंट्रेशन कम है, दैट मीन्स कि सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब हम लोग किसी सेल को रखते हैं तो क्या होता है, क्योंकि अंदर में सेल के इनसाइड में हमारा वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्यूशन में मीडियम का जो है वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर जो है वो सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ऑस्मोसिस का यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, सेल के इनसाइड से आउटसाइड की तरफ। तो इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं हम बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके ओके, तो इस केस में हमारा सेल जो है वो श्रिंक करेगा, वो सिकुड़ेगा। ओके, उसका साइज कम होगा, छोटा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरे केस को। तो तीसरे केस में क्या है कि इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज सेम वाटर कंसंट्रेशन एज इनसाइड द सेल, तो यदि सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन और हमारे सेल के इनसाइड में वाटर का कंसंट्रेशन दोनों सेम हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारा वाटर का नेट मूवमेंट किसी भी तरफ नहीं होगा, है ना। तो न तो सेल के अंदर से वाटर बाहर जाएगा, न ही बाहर से अंदर आएगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ हमारा कंसंट्रेशन इक्वल है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। तो इस केस में ना तो सेल का साइज की बात करें कि सेल का साइज न तो वो स्वेल करेगा न ही श्रिंक करेगा, तो सेल का साइज जो है और शेप जो है वो बना रहेगा, जैसा है वैसा बना रहेगा। इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं बच्चों हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक बात आपको दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हमने नेट मूवमेंट की बात की है। ये तीनों केसेस में वाटर के नेट मूवमेंट को देख रहे हैं। तो नेट मूवमेंट का मतलब क्या है, एक्चुअल में बच्चों होता क्या है कि जब आप सॉल्यूशन में, आप चाहे किसी भी तरह का सॉल्यूशन हो, आप लेते हो, रखते हो इस सेल को, तो एक्चुअल में होता क्या है कि चाहे वो हाइपोटोनिक हो या हाइपरटोनिक हो या आइसोटोनिक हो, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अंदर बाहर से अंदर भी होता है और अंदर से बाहर भी होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है। अब हमें देखना है कि ज़्यादा किस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि नेट मूवमेंट वाटर का किस डायरेक्शन में हो रहा, तो उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, नेट मूवमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन में जब हम लोग सेल को रखेंगे, तो उस केस में हमारा वाटर का नेट मूवमेंट बाहर से मीडियम से सेल के इनसाइड में होगा। और हाइपरटोनिक के सॉल्यूशन में यदि हम मीडियम को सेल को रखते हैं, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखते हैं, तो सेल के अंदर से बाहर की तरफ वाटर का नेट मूवमेंट होगा, होता दोनों डायरेक्शन में, बट नेट मूवमेंट अंदर से बाहर की तरफ होगा। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में यदि रखते हैं तो दोनों डायरेक्शन में इक्वल मूवमेंट है वाटर का, इसलिए कोई नेट मूवमेंट वाटर का नहीं है। ओके, तो सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, नेट मूवमेंट का मतलब क्या होता है। अब एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि व्हाट विल हैपन इफ अ डिश सेल्ड
एग इज केप्ट इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन। यदि एक एग के जो ऊपर का सेल है उसको आप हटा दो, ऊपर की खोली को हटा दो, उसके बाद उसे कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में या शुगर सॉल्यूशन में रखो। ठीक है, तो ऊपर के खोली को हटाने के बाद इसको आप किस एग को आप कंसंट्रेटेड सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में रखो। पहले तो आप सिंपल में रख के देखो क्या होता है, सिंपल वाटर में रख के देखो, है ना, तो क्या होता है। और उसके बाद फिर सेकेंड केस में कंसंट्रेटेड सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में रख के देखो तो क्या होता है। तो जब सिंपल वाटर में आप रख कर देखोगे तो आप पाते हो कि एग जो है वो वाटर को एब्जॉर्व करता है और वो स्वेल करता है, उसका साइज बढ़ता है। लेकिन जब आप कंसंट्रेटेड सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में रखते हो तो उस केस में एग से जो है वो वाटर बाहर निकलता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारा है ये हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल है। एक क्या है, एक सेल का एग्जाम्पल है, एक सेल है और ये सॉल्यूशन हमारा जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो उस केस में एग से बाहर वाटर जाएगा और एग जो है वो सिकुड़ेगा। क्लियर है। और जो सिंपल वाटर में रखेंगे तो ये हाइपरटोनिक का है, एक मिनट यहाँ पर लिखा मैंने गलत है, ये हाइपरटोनिक का है ना, तो लो ये हाइपरटोनिक का एग्जाम्पल है। ओके, और यदि हम लोग सिंपल वाटर में रखेंगे तो वो हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल होगा। तो वहाँ पर सेल जो है वो वाटर को एब्जॉर्व करेगा। ओके, बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव्स इन एंड आउट ऑफ सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग एनर्जी। अब अलग अलग तरह के और भी मॉलिक्यूल्स हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स के अलावे, तो उनका जो मूवमेंट होता है सेल के आउटसाइड इनसाइड में, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस से मूवमेंट नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें एक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर एनसीईआरटी कहता है एक तरह के ट्रांसपोर्ट से होता है जिसमें कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी के हेल्प से, एनर्जी यूटिलाइज करके अदर मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर में हम एंट्री करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड को देखिए। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है और वो किस चीज़ का बना होता है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का क्या नाम है बच्चों, तो लिपिड्स और प्रोटीन्स नाम है। फ्लेक्सिबिलिटी, अब सेल तो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, तो ये फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को भी फ्लेक्सिबल बनाता है। ये हम किस सेल की बात कर रहे हैं, यदि एनिमल सेल है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है तो वो पूरा सेल हमारा फ्लेक्सिबल रहेगा। लेकिन यदि प्लांट सेल है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावे सेल वॉल भी होता है, इसलिए प्लांट सेल रिजिड होते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। तो सेल की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण एक चीज़ होता है जिससे अमीबा में होता है ना, एग्जाम्पल के तौर पर, कि वो अपना फूड अंदर ले सकते हैं। अमीबा में क्या होता है, फूड पार्टिकल्स यहाँ पर आए और ये यहाँ से मुड़ना शुरू हुआ और ये पूरा फिर सेपरेट होके अंदर चला गया और ये फिर ये मिल गया दोनों एंड। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सर्कल बना लेगा और फूड को एनगल्फ कर लेगा। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल है, जो कि पूरे शेल को भी फ्लेक्सिबल बना रहा है। पूरा शेल भी अपना शेप चेंज कर सकता है। ओके, तो इस तरह से फूड लेने के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फूड लेने का प्रोसेस है बच्चों, उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो नाम याद रखेंगे, इस तरह से फूड लेने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। अब यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन,
उसको एक फिगर के थ्रू यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो यदि आप रिवीजन करना चाहते हो तो मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ एक बार कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मूवमेंट, ये जो सॉल्यूशन होता है उसमें वाटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में यानी मीडियम में सॉल्यूशन में ज़्यादा होता है वाटर कंसंट्रेशन, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, और सेल के इनसाइड में कंसंट्रेशन कम होता है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ वाटर जाएगा। ओके, बाहर से अंदर की तरफ वाटर जाएगा। ओके, तो हम इस नेट वाटर की बात करेंगे। तो नेट वाटर में आप देख सकते हो नेट वाटर मूवमेंट में कि ये बाहर से अंदर कितने जा रहे हैं, 1 2 3 4 एरो है, और अंदर से बाहर का कितने एरो है बच्चों, 1 और 2। तो यानी कि नेट मूवमेंट जो है वो 2 मॉलिक्यूल का अंदर की तरफ है, तो हाइपोटोनिक में अंदर की तरफ। इससे क्या होगा, नेट वाटर गेन होगा और शेल स्वेल करेगा। ओके, अब इस सेकंड में देखते हैं हाइपोटोनिक का केस दिया हुआ है। यहाँ पर सॉल्यूशन का टाइप आपको समझा देते हैं कि वाटर कंसंट्रेशन मीडियम में या सॉल्यूशन में लोअर होता है और सेल के इनसाइड में हायर होता है। तो नेट वाटर मूवमेंट कहाँ से कहाँ होना चाहिए बच्चों, सेल के अंदर में ज़्यादा है वाटर कंसंट्रेशन तो वहाँ से बाहर की तरफ होना चाहिए। ऐसा सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ओके, तो यहाँ पर आप काउंट कीजिए फिगर में जो एरो हैं कि बाहर की तरफ है 1 2 3 4 दिए गए हैं और अंदर की तरफ 2 मूवमेंट दिखाया गया है, यानी कि नेट मूवमेंट हमारा किधर है, बाहर की तरफ है। तो इस केस में नेट वाटर लॉस होगा सेल से और शेल जो है वो श्रिंक करेगा। ओके, अब आइसोटोनिक के केस में देखते हैं। तो ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जितना है सेल के अंदर में भी उतना ही है। तो उस केस में जितने अंदर एंटर करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, ये दोनों कर रहे हैं, और उतने ही बाहर जाएंगे। तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि नो नेट लॉस और गेन ऑफ वाटर, यानी कि सेल का साइज हमारा जो है वो बना रहेगा साइज एंड सेल। तो बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई, सारे कंसेप्ट समझ में आ गए। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करना चाहता हूँ और आगे की क्लास में हम लोग अदर जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिसमें सेल वॉल है, तो सेल वॉल से हम स्टार्ट करेंगे और अदर सेल ऑर्गेनेलीज को भी हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, और जो भी चीज़ें हैं उन सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, ओके, बाय।